नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। उसको और बेहतर करने का हम रोज काम करेंगे। जैसे किसी चीज का निर्माण होता है, आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है ना? तो वो बिल्डिंग क्या एक दिन में ही बन जाती है? नहीं। पर बनने के लिए ये भी जरूरी है कि उसकी नींव रखी जाए और रोजाना उसका निर्माण जो है आगे बढ़ाया जाए। तो वैसे ही कुछ ना कुछ पढ़ाई भी होती है कि हमने एक शुरुआत कर दी है, हमने मतलब नींव रख दी है पढ़ाई की, उसमें अब हम रोज कुछ ना कुछ जोड़ते हुए चले जाएंगे। ध्यान रखना, जितना जोड़ लिया है, जितना निर्माण हो जाता है, उसकी फिर पानी से तराई वराई भी करते हैं ना, मजबूती हो जाए जो। तो सेम काम यहाँ भी करना है कि जब भी समय मिले तो उसमें रिवीजन की तराई करनी है, क्योंकि रिवीजन की जो तराई है वो आपकी बिल्डिंग को, वो आपकी तैयारी नुमा जो बिल्डिंग रूपी जो तैयारी है उसको बहुत मजबूत कर देगी। इतनी मजबूत कि फिर वो लोहे के समान मजबूत हो जाएगी। तो हमें याद रखना है, ये काम हमें शुरू करना है। ठीक है, चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगले संडे से हम जो हमारे टॉपिक खत्म होते चले जाएंगे उनकी प्रैक्टिस सेशन रखेंगे और वो यूट्यूब पे रखेंगे। जैसे अगले संडे 3 चीजों का प्रैक्टिस होगा। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनका, टाइगर रिजर्व का, नेशनल पार्क का। तो हल्की हल्की सी, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा आपसे, केवल रोज 5 मिनट का रिवीजन पीडीएफ से भी कर लिया करो। ठीक है, पीडीएफ से कर लिया करो। हाँ, जी के जी इसमें रॉन्ग ज्यादा होते हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। बेटा अब बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे, है ना? अभी तैयारी करनी शुरू की है आप लोगों ने, अब बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते जाएंगे, वही चीज मैं अभी बता रहा हूं। पढ़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, नंबर भी बढ़ते चले जाएंगे। हमने विश्व धरोहर स्थल थोड़े से हमारे बच्चे हैं क्योंकि 44 हैं। उसके बाद हम एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल बनेगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं वैसे, जल्दी जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं ये दो। तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में है, ये कब, ये सीधे सीधे इसकी ईयर आती है मेरे भाई, ईयर आती है। बेटा मैं वो बताऊंगा किस टाइम पे, है ना? सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे में मैं बता दूंगा कि किस टाइम पे वो सेशन रहेगा। तो अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है वो 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। यानी वो पूरा का पूरा शहर मान लिया गया कि तो पूरे विश्व के लिए क्या है मेरे भाई, ये विरासत है। उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, उसके महत्व को देखते हुए ये मान लिया गया। ठीक है, चलिए आवाज सही नहीं आ रही है क्या? आवाज तो ठीक आ रही होगी, आवाज बेटा ठीक आ रही होगी, है ना? चलिए, तो विश्व धरोहर स्थलों में शामिल ये पहला शहर है। अगर पूछे विश्व धरोहर स्थलों में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है मेरे भाई, पहला भारतीय शहर तो वो यही है, अहमदाबाद। 2017 में ये शामिल किया गया था। सीधे सवाल बनेगा, अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? साबरमती। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बच्चों ये दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। वैसे ये इससे रिलेटेड तो नहीं है स्टैटिक से, ये एक तरह से क्या कर सकते हो आप, ज्योग्राफी का सवाल मान सकते हो और इसको इतिहास यानी हिस्ट्री का मान सकते हो। तो सुल्तान अहमद शाह ने इसे स्टैब्लिश किया था, इस शहर को, जिसकी हम अहमदाबाद बोल रहे हैं, इसलिए अहमद शाह और अहमदाबाद आपको मिल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा एक जैसा सा दिख रहा होगा ना। चलिए, और किस नदी के तट पर? तो साबरमती नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पे मेरे भाई। चलिए, क्या एलिफेंटा की गुफाएं, मुझे बताओगे एक बात, एलिफेंटा, एलिफेंट कितने किलो का था? एलिफेंट कितने किलो का था? एक बच्चा पूछ रहा है बाद में क्लास क्यों नहीं दिखती। बेटा जब क्लास खत्म होती है ना, थोड़ी देर के लिए वो अपलोडिंग में चली जाती है, तो तुरंत नहीं दिखती, लेकिन आधे पौने घंटे बाद देखोगे, 1 घंटे बाद देखोगे तो वो दिखेगी। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है भाई, एलिफेंट कितने किलो का है, याद रखना है मेरे भाई। हाँ, थोड़ा सा दूर ही है अब तो बेटा, माइक अब तो थोड़ा दूर ही है। तो एलिफेंट 1987 किलो का है, बहुत बढ़िया है ना, ये मत भूल जाना, 1987 मत भूल जाना आप। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको इंसेंबल, कहां के आर्ट डेको इंसेंबल मुंबई के शामिल किए गए 2018 में। कब किए गए? 2018 में मेरे भाई, ध्यान रखना है। एक तरह की बिल्डिंग्स ही हैं, ये भी देखो, एक तरह की बिल्डिंग्स ही हैं
इनको बोला जाता है, ठीक है, आर्ट डेको एंसेंबल। और ये कब बने हैं मेरे भाई? 2018 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं हम, तो आगे देखो 2019 में गुलाबी शहर जयपुर। अच्छा, एक और शहर आ गया। 2017 तक तो एक ही शहर था, 2017 तक तो मेरे भाई यही शहर था बस। कौन सा? अहमदाबाद। अब एक और जुड़ गया, हां जी एक और जुड़ गया, यानी कि दूसरा शहर आ गया मेरे भाई 2019 में, 2 साल के अंतर पर। जो किसने बसाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने मेरे भाई ध्यान रखना है, बसाया था। क्लियर है? चलिए, तो सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया 1727 में, ये हिस्ट्री का सवाल। और गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान का 2019 में विश्व धरोहर स्थल बन गया, ये हमारा सवाल। ठीक है, इसमें कई हैं, जैसे गोविंद देव मंदिर भी है यहां पर, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, हवा महल है, तो ये सब मॉन्यूमेंट भी वहीं पे हैं। इन सब को इंक्लूड करते हुए पूरे जयपुर शहर को घोषित कर दिया गया, क्या मेरे भाई? विश्व धरोहर स्थल। और 2019 की ये बात है, कब की है? 2019 की मेरे भाई ये बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामप्पा मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना का है और 2021 में शामिल हुआ। दोनों सवाल बनते हैं। और तीसरा जो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है, कौन से वंश ने इसे निर्माण करवाया? इसका तो काकतीय वंश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रामप्पा मंदिर कहां पर है? पहला सवाल बनेगा मेरे भाई, पहला सवाल बनेगा, रामप्पा मंदिर कहां पे है? तेलंगाना में है। किसने बनवाया था? काकतीय वंश ने। रामप्पा काकतीय वंश ने, रामप्पा काकतीय वंश ने, तेलंगाना में है। कब शामिल किया गया? 2021। तो ध्यान रखो, मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल 2018 में शामिल हुए, 2017 में अहमदाबाद शामिल हुआ, 2019 में जयपुर शामिल हुआ, 2017 में अहमदाबाद शामिल हुआ, 2019 में जयपुर शामिल हुआ, 2021 में एक तो रामप्पा मंदिर। और भैया ये कौन से भगवान को? क्या भगवान शिव को समर्पित है? तो बिल्कुल भगवान शिव को समर्पित है। हमें याद रखना है भैया, राम के अप्पा हैं, राम के भैया हैं शिव जी, शिव जी भैया राम के अप्पा हैं, हमें ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, हमें ऐसे याद रख लेना है मेरे भाई। ठीक है, हमें ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है। नहीं बेटा 39 भी याद रखना है, नहीं जरूरत है, लास्ट के एक दो जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन 39 ये है, 38 ये है, 37 ये है, ये नहीं याद करना है। कौन से नंबर का है? पहले 4 का पता होना चाहिए, ये पहले 4 हैं, उनमें भी कोई 1, कोई 2, कोई 3 नंबर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है उनका। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाती फिर। ठीक है, चलिए, तो भगवान शिव को समर्पित। क्या ये जो है रामप्पा मंदिर, जल्दी बताओ, क्या रामप्पा मंदिर जो है मेरे भाई, क्या 2021 में शामिल किया गया? हां जी, 2021 में एक शहर को फिर से शामिल किया गया, यानी 2017 में शहर है अहमदाबाद, अहमद शाह द्वारा बसाया गया, 2017 में अहमदाबाद है, 2019 में गुलाबी शहर जयपुर है, और मेरे भाई 2021 में धोलावीरा। क्या हर 2 साल के अंतर पे एक शहर आ रहा है? हां जी, हर 2 साल के अंतर पे एक शहर आ रहा है, यानी 3 जो शहर हैं वो 17, 19, 21, 17, 19, 21, 17, 19, 21 मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ बेटा, मैंने 6.1 लिखवाया है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने पहली क्लास में 6.1 लिखवाया है अप्रोक्स, जो वृद्धि हुई टाइगर्स की, पर हुई तो 24% है। बेटा मैंने उसमें एक चीज और भी लिखवाई है, मैंने लिखवाया है आपको कि 6% वार्षिक, 6% वार्षिक वृद्धि हुई है।
वो ओवरऑल वृद्धि वहां 24 के आसपास आके टिकेगी, वो ठीक है, क्योंकि पूरा अगर पूछेगा टोटल मिला के, ठीक है, चलो इसको और क्लियर कर लो, बिल्कुल ठीक है, चलो आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, पर वो वार्षिक वृद्धि, और वृद्धि ज्यादातर वर्ष में ही पूछी जाती है, वार्षिक, ठीक है, ज्यादातर वार्षिक में ही पूछी जाती है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, चलिए, और यूनेस्को से मान्यता पाने वाला भारत का पहला सिंधु घाटी स्थल है ये, क्या है, पहला सिंधु घाटी स्थल है। हाँ बेटा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, एक छोटा टॉपिक और भी हो जाएगा। वो धोलावीरा गुजरात 2021, तो याद रखना है हमें, 2017 में अहमदाबाद, फिर 2018 में भी क्या कोई आया था, हाँ जी, मुंबई के आर्ट डेको है ना, आर्ट डेको एंसेंबल जो है वो 18 में, 19 में जयपुर, 21 में एक तो धोलावीरा, और 2021 में ही रामप्पा मंदिर, 2021 में ही रामप्पा मंदिर भी मेरे भाई, भगवान शिव को समर्पित, काकतीय वंश तेलंगाना, ये सब चीज याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा महानगर था ये धोलावीरा, पांचवा। तो शहर 3 है, पर इसके बारे में एक खास बात यह हो गई कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल 41, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है, वो 2023 में शामिल किया गया, वो 2023 में शामिल किया गया। इसकी स्थापना पूछी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ध्यान रखना, 2017 के बाद 18 में था, 2018 में भी एक शामिल हुआ, ठीक है, 17 में अहमदाबाद, 18 में एक मुंबई के आर्ट डेको एंसेंबल, 2019 में भी एक मेरे भाई, क्या है वो बताओ, गुलाबी शहर जयपुर है, 2021 में 2, एक तो रामप्पा मंदिर मेरे शेरों, और ध्यान रखना है दूसरा धोलावीरा। अब सीधे 2023 में आ जाओ, यहां भी 2 स्थल शामिल किए गए हैं, 2 स्थल शामिल किए गए हैं, शांति निकेतन और भाई स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। और सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये वीरभूम जिले में है, कौन से जिले में है, तो वीरभूम जिले में है, कौन से जिले में है, वीरभूम जिले में है मेरे भाई, और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, वीरभूम जिले में। शांति निकेतन का अर्थ कभी कभी पूछेगा, ध्यान रखना है, तो इसका शांति का निवास, और यहीं पर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव ये 1901 में शांति निकेतन जो है मेरे भाई शुरू किया, 1901 में ध्यान रखना है, इसका विकास जो है शुरू हुआ, और फिर बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी नींव रखी गई है। वीरभूम जिला याद रखना है, वीरभूम जिला महत्वपूर्ण है। 42वां स्थल, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं 42वां नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा कि होयसल मंदिर कहां पर है। होयसल के अलावा आपने क्या क्या पढ़ा था कर्नाटक में, बताओ, क्या हम्पी के स्मारक आपने कर्नाटक में पढ़े, क्या पट्टदकल के स्मारक भी आपने कर्नाटक में पढ़े थे, कर्नाटक में पढ़े थे मेरे भाई, पट्टदकल वाले भी बताओ जल्दी से, पट्टदकल वाले भी कर्नाटक में पढ़े थे, याद रखना है, ठीक है। चलिए 2016 में हुआ था क्या, अहमदाबाद को नवीन सर ने 2016 लिखवाया, एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा हो सकता है वैसे ही ध्यान न रहा हो, लिखवा दिया हो, पर मैं आपको अभी कर देता हूं क्लियर, वैसे मैं श्योर हूं अहमदाबाद वॉज इंक्लूडेड, चलो आपका वो कर लेता हूं भाई, इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन ईयर, देखो भाई आप भी देख लेना बेशक, ऐसा है ना, व्हेन वाज अहमदाबाद इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ऐसे आप डाल सकते हो, थोड़ा सा नेट का इशू है, थोड़ी बहुत देर में ये बता देगा कब है, लेकिन 17 है, ठीक है,
17 है बेटा, गलती से याद रखना है, उन्होंने हो सकता है लिख दिया हो गलती से या किसी उसमें बोल दिया हो, लेकिन वो 10 जगह कम से कम 2017 पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए, मैं भी 10 जगह पढ़ा चुका हूं अब तक इसको, 2017 यानी 10 अलग अलग बैच में। तो बेलूर 3 जगह है यहाँ, हेलीबिडू और सोमनाथपुरा। तो देखो होयसल मंदिर कितने हैं? 3 है। होयसल मंदिर 3 है मेरे भाई, होयसल मंदिर 3 है, याद रखना है। ठीक है, होयसल मंदिर कर्नाटक में है और ये 3 है, 2023 ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, 3 मंदिर हैं। ये कहां कहां है जगह? तो ये जगह के नाम है, एक तो बेलूर नाम की जगह है, एक हलेबीडू नाम की जगह और सोमनाथपुरा। और ये अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट में है मेरे भाई, 2 डिस्ट्रिक्ट। देखो एक तो वहां हसन जिला है और एक मैसूर जिला, एक तो हसन और मैसूर। पहले मंदिर की बात करें तो चन्ना केशव, तो देखो बेलूर में है चन्ना केशव मंदिर और चन्ना केशव बेलूर में है। और केशव का नाम आते ही भाई भगवान विष्णु, क्योंकि आपने देखी होगी महाभारत, किसको कहते हैं हे केशव? अर्जुन कहते हैं हे केशव, किसको? कृष्ण जी को। और कृष्ण जी किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। तो चन्ना केशव जो मंदिर है बेलूर का, बेलूर का मेरे भाई ध्यान रखना है, वो याद रखना है वो कहां पे है, तो वो है बेलूर में, राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया और भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरा होयसलेश्वर, देखो दोनों चन्ना केशव एक जगह नहीं है, याद रखना, दोनों चन्ना केशव एक जगह नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इतना याद रख लेना। दूसरा होयसलेश्वर है, और होयसलेश्वर ध्यान रखना है ये भी हसन जिले में है, हसन जिले में। तो समझ में कैसे आई? देखो एक थे राजा विष्णुवर्धन, ऐसे आसानी से समझ में आएगा। राजा विष्णुवर्धन ने कहा भाई मंदिर बनवा देते हैं, और हसन जिले में बनवा रहे हैं 2 मंदिर। तो राजा विष्णुवर्धन ने 2 मंदिर हसन जिले में बनवा दिए। अब वो दोनों एक भगवान के तो बनाएंगे नहीं, उन्हें तो जब दोनों बनाने, बढ़िया मंदिर बनाने, तो चलो एक इन भगवान का एक इन भगवान का। तो याद रखना, एक तो उन्होंने चन्ना केशव बनवा दिया बेलूर में, और हलेबीडु में होयसलेश्वर। और जिसमें ये होयसलेश्वर, वृहदेश्वर, ये ईश्वर, ये ऐसे आता है, वो भगवान शिव को समर्पित ही रहते हैं। ठीक है, तो हलेबीडु में भी बनवा दिया। तो हसन जिले में 2 जगह हैं, है ना, बेलूर और हलेबीडु। तो बेलूर में तो याद रखना है बनवाया है चन्ना केशव, और हलेबीडु में होयसलेश्वर, यानी ये भी है और भाई ये भी है, हलेबीडु में भी है और भाई यहां पे भी है। तो याद रखना है ये भी विष्णुवर्धन ने बनवाया, वो भी विष्णुवर्धन ने, और ये भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा चन्ना केशव, चन्ना केशव तीसरा वाला सोमनाथपुरा में है, मैसूर जिले में मेरे भाई, और भगवान विष्णु को ही यह भी समर्पित है, क्योंकि चन्ना केशव माने, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, चन्ना केशव याद रखना है, ध्यान रखना है, केशव चन्ना केशव एक ही बात हो जाएगा बेटा। ठीक है, केशव चन्ना केशव एक ही बात हो जाएगा। तो होयसलेश्वर मंदिर। अब बस आप याद रखना कि चन्ना केशव सोमनाथपुरा वाला याद रखना है ये मैसूर जिले में है, और बाद वाले जो पहले 2 हैं वो कहां पे हैं? हसन जिले में, बेलूर हलेबुड, बेलूर हलेबीड, ये दोनों कहां पे हैं जगह? ये दोनों हसन जिले में है। बेलूर और हलेबीडु कहां पे है मेरे भाई? हसन जिला। और सोमनाथपुरा जो है मैसूर जिला। ठीक है, ये कौन सा है? मैसूर जिला। और ये दोनों ही जगह कहां है? कर्नाटक में। ठीक है, यहां पे चन्ना केशव मंदिर है, और यहां पे है पे हलेश्वर, हलेबीडु, और है पे ही होयसलेश्वर। यहां होयसलेश्वर मंदिर है, और सोमनाथपुरा में फिर से चन्ना केशव है। 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है, तो 1-2 बार पढ़ के हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए फिर 43 नंबर पे आ गए मोइदम्स। मोइदम्स क्या है मेरे भाई? 43, 44 टोटल हैं। 2024 में 43वां हमारा स्थल मिला था हमें, जिन्हें हम मोइदम्स कहते हैं। मोइदम्स कुछ नहीं है, हमारे गांव में भी कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कोई कोई समाधि बनवा देता है ना, समाधि, समाधि बनवाता है नहीं मेरे भाई?
समाधि 5वीं क्लास है बेटा, कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? अरे तेरी के। नेपाल के जो राष्ट्रपति थे ना, पुष्प कुमार दहल या केपी शर्मा ओली थे, बताओ? प्रधानमंत्री, सॉरी, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? पुष्प कुमार दहल थे या ओली थे? केपी शर्मा ओली। वो 10 दिन पहले घूम रहे थे चीन में रेड कारपेट पे, और फिर उसके 10 दिन बाद उन्हें अपने देश से हेलीकॉप्टर लेके भागना पड़ गया। इतना अनिश्चित है यहां पे चीजें। तो अभी जो पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, ठीक है? वैसे मैंने बताया था कि लगभग 55-60 के करीब क्लास, क्योंकि 50 के करीब क्लास में आपकी पहले उसमें भी नवीन सर ने करवा दी थी क्लास। 50-52 से मैंने कहा था आपसे कि 8-10 क्लास में बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा यहीं पे रिवीजन करवाने की वजह से। तो लगभग 60 क्लास होंगी, 2-2.5 महीने में खत्म हो जाएगा, है ना? अब इतना आगे की नहीं सोचते हैं, इतना आगे की नहीं सोचते हैं, ठीक है? अभी पढ़ो बस। तो मोइदम्स उसी तरह के, जैसे मकबरा होता है ना, मकबरा, वैसे ही टाइप के हैं, यानी एक तरह से कब्र जो बना दी जाती है उस तरह के। पर क्या कोई भी आदमी इसमें ऐसे दबाया जाता है? नहीं। एक अहोम साम्राज्य हुआ करता था, अहोम, जैसे मुगल साम्राज्य देखा है आपने, ठीक है? जैसे आपने जो तुगलक डायनेस्टी देखी, खिलजी देखा, मुगल साम्राज्य देखा, वैसे ही एक अहोम साम्राज्य उधर हुआ करता था। उसके जो शाही परिवार के लोग हैं, शाही परिवार यानी उसका जो रॉयल फैमिली था, उसमें अगर कोई मरता है, कोई मरता था, तो इस तरह से उन्हें दफनाया जाता था। ये टीला है, ये अंदर से खोखला है, इसमें व्यक्ति को दफनाया जाता था, उसके काम की सारी चीजें भी साथ में दफनाई जाती थी। कोई राजा है तो वो तलवार बिना कैसे रहेगा? अरे भाई वो तो तलवार, अस्त्र शस्त्र भी उसके साथ, वो भी दफना दिए। तो ये मोइदम्स एक तरह से कब्र मान सकते हो, या कब्र वाले टीले हैं जो अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों को दफनाने के लिए बनाए गए मेरे भाई। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल इन्हें आप कह सकते हो, महत्वपूर्ण, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बहुत महत्व मेरे भाई रखती हैं, ठीक है? चराईदेव, इनको कभी कभी चराईदेव मोइदम्स के नाम से आप जानोगे, क्योंकि चराईदेव जिले में है, ये जिले का नाम है। ये वैसे तो मोइदम्स ही होता है, बस मोइदम, पर जिला क्योंकि चराईदेव है, ठीक है? जैसे आप कहने लगो आगरा का ताजमहल, आगरा का ताज, ठीक है? तो वो उस तरह से चराईदेव यूज कर लेते हैं, वैसे नाम इनका मोइदम्स ही है। क्या है? मोइदम्स ही है मेरे भाई, ठीक है? चलिए, तो याद रखना है, मृतकों को उनके शाही परिधानों के साथ, शाही परिधान जानते हो, यानी उनके जो कपड़े वगैरह हैं शाही, है ना, हीरे जवाहरात वाले। अब आप देखते हो कि किसी की मृत्यु होती है तो साथ में उनके कपड़ों को भी तो ले जाते हैं, वही नहीं ले जाते? सेम उनके साथ भी हो रहा है, साथ में हथियारों के साथ। और निजी सामान, किसी को श्रृंगारदानी बड़ी पसंद थी भैया किसी रानी को, तो फिर श्रृंगारदानी भी साथ में दबा दी। किसी को भाला बहुत पसंद था तो वो भी दबा दिया, ठीक है? तो इस तरह की चीजों के साथ दबाया जाता है मेरे भाई, ठीक है? इस तरह की चीजों के साथ दबाया जाता है मेरे भाई, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चराईदेव मोइदम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्रस्थल हैं, ठीक है? इन जनजातियों को बोला जाता है ताई अहोम, और इनका साम्राज्य जो था उसका नाम था अहोम साम्राज्य। जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर दूं, इसमें कर दूं, मतलब किसी भी शेप के अंदर कर दूं, तो वो किसी भी कीमत पे आपको याद रखनी है, उसे भूलना नहीं है, ठीक है? चलिए, तो चराईदेव मोइदम्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट में है 2025 में शामिल किया गया है, 2025 में मेरे भाई, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा सैन्य परिदृश्य, यानी मराठाओं के जो सैनिक पर्पज से किले बने हुए थे, जो सैनिक पर्पज से किले बने हुए थे। और जब सर ने आपको, नवीन सर ने पहले बैच में पढ़ाया होगा, तब ये आपको नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि उस बैच में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था उसके बाद ये नया जुड़ा है। तो इसलिए आपको अपडेट करना है साथ में, जो आपका नोट्स होगा, जो आपने पहले नवीन सर की क्लास लेके बनाया है, उसमें कि ये जोड़ना है। 44 अब हो चुके हैं, ठीक है? ध्यान रखना है। तो मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल किया गया है
2025 में ही मेरे भाई। कहां? देखो मैंने कहा था ना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की एक बैठक होती है, तो उसका इस बार 47वां सत्र हुआ पेरिस में। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, 47वां सत्र। विश्व विरासत समिति का कौन सा सत्र इस साल हुआ है? तो भाई ध्यान रखना है, ये सत्र हुआ है कौन सा वाला? 47th, 47वां, और ये पेरिस में आयोजित हुआ है। और इसी में भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को भाई किस में शामिल कर लिया गया? विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक? क्लियर? हाँ, थोड़ा एक नीचे कमेंट दिखाना। सर मैं उत्तराखंड से हूं, फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। बेटा आप नंदा देवी और फूलों की घाटी दो है ना? मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंदा देवी, फूलों की घाटी, जिस साल कोई पहली चीज शामिल होती है ना, उसी साल को पूछा जाता है। जैसे हम जो इंडियन माउंटेन रेलवे है ना, तो वो 3 बार में शामिल हुई, 1999, 2005, 2008। लेकिन उसका अभी जब पूछा तो 2008 भी नहीं पूछा, 2005 भी नहीं पूछा, सीधे 1999 पूछा है। ठीक है, चलिए 1999 पूछा है मेरे भाई। बेटा सबसे ज्यादा जरूरी इसमें कौन से हैं? सबसे शुरू वाले और सबसे लास्ट वाले तो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी पूछ कहीं से भी सकता है, इसलिए सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले हैं? देखो मराठाओं का जो मिलिट्री लैंडस्केप है, ये जो अभी शामिल किया गया है, इसमें कुल 12 किले हैं। जैसे राजस्थान में कितने किले थे? राजस्थान के जब पहाड़ी किले शामिल किए गए ना, तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किले शामिल किए गए। कितने? 6। यहां डबल हैं, मराठाओं के 12 किले, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में हैं और 12वां इसके बाहर है, तमिलनाडु में, जिसका नाम है जिंजी किला। तो आपसे 11 किलों के नाम शायद ना पूछे, पर जो एक बाहर है उसके बारे में पूछेगा। कौन है? जिंजी किला है, और कहां पर है? तमिलनाडु में है मेरे भाई, तमिलनाडु में है। तो ये आपसे पूछे जाने का की संभावना है बेटा। ठीक है, तो जो बच्चा पूछ रहा है कि कौन से राज्य में, तो ये 2 राज्यों में पड़ता है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यहां पे मेरे भाई 11 किले हैं और यहां पे 1 किला है, तो कुल मिला के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 किले पड़ते हैं, जिनमें से ये हैं। ये इनके नाम हैं, इतनी जल्दी तो याद होंगे नहीं, पर 2-2, 3-3 बार पढ़ लेना। ये जरूर याद करना पड़ेगा मेरे भाई, ये जरूर करना पड़ेगा। और इनको अगर चाहो तो आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे। वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इनकी कोई छोटी सी ट्रिक बन जाए, जिनमें जैसे ज्यादा दिक्कत ना है। जैसे हमने आम, चीकू, गाजर राजस्थान के किले याद किए थे। आम मतलब आमेर, चीकू मतलब चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, और मेरे भाई गाजर तो गागरौन, जैसलमेर और रणथंभौर। गागरौन, जैसलमेर और रणथंभौर। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर हुआ तो आपको रैपिड फायर में बता दूंगा। चलिए ठीक है, 17वीं और 19वीं सदी की शुरुआत के बीच इनका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ये हो गई आपकी खत्म यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये खत्म हो गई 44। भारत, ध्यान रखना है मेरे भाई, भारत की ये खत्म हो गई हैं। क्लियर है? अब क्या है बेटा? पीडीएफ में ट्रिक नहीं डल सकती। अगर आपको पीडीएफ देखना है तो मतलब ट्रिक लिखनी है, तो वो आपको हाथ से लिखनी पड़ेंगी, है ना? वो तो आपको हाथ से लिखनी पड़ेंगी। चलिए यहां देखिए, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब तक हम ऐसी 44 चीजों के बारे में सीख रहे थे, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, घूम सकते हैं जिनमें, यानी जो टेंजिबल थी, जो मूर्त थी। इसके अलावा यूनेस्को एक और लिस्ट भी जारी करता है, और वो लिस्ट होती है हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी चीजों की, जो किसी किले के तौर पर नहीं दिखेंगी आपको,
जो किसी नेशनल पार्क के तौर पे भी नहीं दिखेंगी, किसी बिल्डिंग के तौर पे भी नहीं दिखेंगी, किसी शहर के तौर पे भी नहीं दिखेंगी, लेकिन जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, और उनका अलग अलग मौकों पर आयोजन करवाया जाता है। आयोजन करवाया जाता है मेरे भाई, क्या करवाया जाता है? आयोजन करवाया जाता है। जैसे जैसे टॉपिक होते चले जाएंगे, मॉक टेस्ट में आपको इनके सवाल मिलते चले जाएंगे, जो संडे को मॉक टेस्ट होता है। इसके अलावा क्या करेंगे हम, मैं आपको बता चुका हूं कि संडे में, अगले संडे से हर संडे, जैसे जो हमने पहले वीक में पढ़ा है वो अगले संडे हम उसको YouTube पर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। जो हम इस वीक पढ़ने वाले हैं हम उससे अगले संडे, यानी एक वीक छोड़ के, ताकि आपको तब रिवीजन हो जब आप थोड़ा थोड़ा चीजों को भूलने लगो। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं। ये कितनी है मेरे भाई? ये जो इंटेंजिबल हैं ये कितनी है? तो याद रखना है ये 15 है। 15 है। ये लगातार लंबे समय से ये चीजें आयोजित होती रही हैं। एक पीढ़ी ने दूसरे को सौंपी, दूसरे ने तीसरे को सौंपी, तीसरे ने चौथे को सौंपी। हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, हमारी कलाओं से जुड़ी हुई हैं, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं मेरे भाई, और विरासत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती रही हैं, ट्रांसफर होती रही हैं। और ये 15 हैं, और इनसे सवाल जो बनते हैं हम देखेंगे मेरे भाई, इनसे सवाल। तो सबसे पहले जैसे वहां 1983 में शामिल हुई, वैसे ही यहां पर भाई 2008 में हुई शुरुआत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है हमारी 2008 में, तो सबसे पहले 3 चीजों को शामिल किया गया। जो हमारी वैदिक जप की परंपरा है, हम वैदिक जप जो करते हैं, मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं, ठीक है, मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार। तो जो हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है, तो वैदिक मंत्रोच्चार यानी वैदिक जप की परंपरा, याद रखना है, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2008 में शामिल किया गया। क्लियर है यहां तक? चलिए, रामलीला, रामलीला दूसरा है रामलीला, अभी निपटी है। देखो, जो रामायण है, जो रामायण है उसी का तो है रामलीला, जो रामायण है उसी का तो है रामलीला। जो हम रामायण को हम रामलीला के तौर पे दिखाते हैं, रामायण को ही तो दिखाते हैं। तो दूसरी हो गई रामलीला। पहला तो वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण होता है वो, दूसरा रामलीला, और तीसरा भाई संस्कृत में एक थिएटर होता है कुटियाट्टम। तीसरा संस्कृत का एक थिएटर है कुटियाट्टम मेरे भाई, तीसरा संस्कृत का एक थिएटर है कुटियाट्टम। याद रखना है 2008 में, 2008 में मेरे भाई, ठीक है, 2008 में याद रखना है। क्लियर है? 2008 में। चलिए, इनकी ईयर भी पूछी जा सकती है। यहां तो इनसे तो ध्यान रखना है, इनसे तो ईयर ही पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। प्लस पूछा जाएगा इनमें से कौन सा हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा नहीं है। नंबर 1 वैदिक जप की परंपरा, नंबर 2 रामलीला, नंबर 3 कुटियाट्टम, और चौथा कुछ और दे देगा। और शुरू के में यह भी पूछ सकता है सबसे पहले 2008 में कौन कौन शामिल हुआ था या कौन शामिल नहीं हुआ था। तो वैदिक जप की परंपरा, रामलीला और कुटियाट्टम 2008 में है, 2008 में मेरे भाई, ठीक है। जैसे ये रामलीला इस तरह से करवाते हैं हम, कुटियाट्टम ये संस्कृत वाला थिएटर हो गया, और मेरे भाई वैदिक जप ये बैठे हुए ऋषि मुनि और उनके शिष्य और सब वैदिक जप का उच्चारण कर रहे हैं। तो इस तरह की तीनों चीजों को शामिल किया गया है, ठीक है, तीनों चीजों को शामिल किया गया। बेटा हर जगह ट्रिक नहीं लग सकती है, इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि हर जगह ट्रिक लग जाएगी, बहुत मुश्किल है। फिर तो ट्रिक इतनी हो जाएंगी दिमाग में कि भर जाएगा दिमाग, है ना। इसलिए जहां मुश्किल चीज है और उनको आसान बनाना है, उनमें हम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, फिर रामायण,
जो गढ़वाल हिमालय में होता है भाई एक तरह का थिएटर, रम्माण, तो रामलीला अलग है, रम्माण अलग है, और ये उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय। तो रम्माण भी है 2009 में शामिल किया गया, रम्माण 2009 में शामिल किया गया। अभी पहले पढ़ो कौन कौन से हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या सवाल बन सकते हैं। फिर 2010 में मुदियेट्टू, केरल में एक थिएटर और एक नृत्य टाइप की चीज होती है, केरल में थिएटर और नृत्य टाइप की चीज होती है मेरे भाई, याद रखना है, उसे मुदियेट्टू बोलते हैं, और ये 2010 में शामिल हुआ। 10 में 3 महत्वपूर्ण चीजें शामिल हुई। देखो सबसे पहले तो रम्माण हो गया, रम्माण याद रखना है भाई 2009 में, और मुदियेट्टू याद रखना है डांस ड्रामा, इसमें दोनों चलते हैं, ये थिएटर भी है और नृत्य भी है। मुदियेट्टू थिएटर भी है और नृत्य भी। पूछ सकता है मुदियेट्टू क्या है, नंबर 1 थिएटर, नंबर 2 नृत्य यानी डांस, या नंबर 2 दोनों, नंबर 3 दोनों, तो दोनों बताना है। ये डांस भी है ड्रामा भी है, मुदियेट्टू डांस भी ड्रामा भी, मुदियेट्टू डांस भी ड्रामा भी मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कालबेलिया, कालबेलिया और छऊ दो डांस हैं, सीधे सीधे पूछा जाता है सवाल कि कालबेलिया को किस वर्ष और छऊ को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया, किस साल। लास्ट में हम 2-3 मिनट बात भी करेंगे, जाना मत, ठीक है। चलिए, तो कालबेलिया को भी 2010 में, ये राजस्थान का लोक नृत्य है, कहां का है, हम आगे जब लोक नृत्य पढ़ेंगे तो हम वहां पे पढ़ेंगे इसे, तो ये राजस्थान का है, और छऊ 3 जगह चलता है हमारे 3 अलग अलग राज्यों में, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है, जो अलग अलग जगह पे होते हैं लोक नृत्य भाई, है ना, अलग अलग संस्कृति से जुड़े होते हैं, तो ये लोक नृत्य है, और ये 2010 में शामिल किए गए। तो 8 में 3 शामिल हुए थे, 8 में वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, और मेरे भाई कुटियाट्टम, कुटियाट्टम संस्कृत का थिएटर जो है। फिर आ जाओ आप 2009 में, 2009 में रम्माण जो गढ़वाल हिमालय में चलता है थिएटर, है ना। चलिए, और फिर आ गए 2010 में मुदियेट्टू जिसमें डांस और ड्रामा दोनों हैं। फिर छऊ और कालबेलिया, तीनों 2010 के हैं, मुदियेट्टू छऊ कालबेलिया, मुदियेट्टू छऊ कालबेलिया 2010। और सीधे सीधे सवाल आ रखे हैं कि छऊ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में कब शामिल किया गया 2010 में, और कालबेलिया को कब शामिल किया गया है 2010 में शामिल किया गया है मेरे भाई। लद्दाख में एक बौद्ध जप चलता है, उसे 2012 में शामिल किया गया। 2 तरह से सवाल बनेगा कि कहां का बौद्ध जप यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल है, तो लद्दाख का बौद्ध जप, लद्दाख का बौद्ध जप मेरे भाई याद रखना है, लद्दाख का बौद्ध जप। और मेरे भाई संकीर्तन कहां का है, तो संकीर्तन जिसमें गाना भी होता है, ढोल भी बजता है, नृत्य भी होता है, संकीर्तन मणिपुर का है, संकीर्तन मणिपुर का है, 2013 में शामिल किया गया है। कब, 2013 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, संकीर्तन है मणिपुर का। छऊ आपको उधर दिख जाएगा। छऊ नृत्य के बारे में 2-3 सवाल और बनते हैं, हम बाद में भी पढ़ेंगे, एक बार फिर बता देता हूं। जनजातीय युद्ध कला है, यानी केवल और केवल डांस नहीं है, ये एक तरह की ये मार्शल आर्ट भी है, युद्ध कला भी है छऊ। केवल क्या नहीं है, केवल ऐसा नहीं है केवल डांस ही डांस होता हो। दूसरा ये लिख दिया देखो, नृत्य और युद्ध दोनों का ये मिश्रण है ना, मिक्सचर ऑफ डांस एंड मार्शल आर्ट। 3 जगह चलता है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ चलता है, ये हम बार बार 10 बार पढ़ेंगे, तो इसको मत परेशान होना अगर किसी को अभी याद ना हो रहा हो, क्योंकि ये अभी हम जब तक स्टैटिक जी के पढ़ेंगे 10 बार पढ़ चुकेंगे इसे। झारखंड में सरायकेला छऊ है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। ये 3 अलग अलग छऊ है मेरे भाई, देख लो यहां पे फिर से, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है, सरायकेला छऊ झारखंड का है, और मयूरभंज उड़ीसा का है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई हमने जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान से तो पश्चिम बंगाल पूरा लिया, पश्चिम बंगाल हमने पूरा लिया, पूरा लिया। और भाई झारखंड
भाई झारखंड, तो सराय में जहां केला लग रहे होंगे वहां तो झाड़ियां मिलेंगी ना, झाड़ियां सी। सराय में जहां पे केला होंगे यानी वहां झाड़ियां सी लगी होंगी मेरे भाई। और उड़ीसा, भाई मयूर तो उड़ जाता है ना, मयूर, मयूर तो भैया उड़ जाता है, याद रखना, मयूर उड़ता है। ना तो पुरुलिया उड़ता, ना तो सराय उड़ती, मयूर उड़ता है। तो इन तीनों को हम इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, रम्माण उत्सव में बेटा बिल्कुल, कहीं ये डांस के तौर पे मिलेगा, कहीं आपको लोक कला के तौर पे मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है गढ़वाल क्षेत्र में मिलता है पूरे में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे छऊ की, तो ये 3 जगह छऊ चलता है मेरे भाई। और उसमें रात्रि में क्या करते हैं, पुरुष नर्तक डांस करते हैं मेरे भाई। और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मयूरभंज के अलावा इसमें बाकी दोनों में मुखौटा पहनते हैं। क्या पहनते हैं मेरे भाई, मास्क, मास्क पहनते हैं बाकी दोनों में, केवल मयूरभंज में नहीं पहनते, केवल मयूरभंज में नहीं पहनते, बाकी सब में क्या पहनते हैं, मास्क पहनते हैं मेरे भाई, मास्क पहनते हैं मेरे भाई। पर डे मॉक अवेलेबल करा दीजिए, अलग से फीस चार्ज कर लीजिए बेटा, फीस की बात है ही नहीं। पर डे मॉक का कोई फायदा नहीं है, अभी पढ़ाई करो। मैं तो कहता हूं 50% कोर्स जिसका नहीं होता उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है मॉक की, 50% पहले पढ़ाई करो। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं रोज दूंगा ना, अभी मैं आपको पढ़ा दिया, ये शाम को मैं आपको क्विज दूंगा तो याद ही रहेगा, कल दूंगा तो याद ही रहेगा, कौन भूल जाता है 2 दिन में। इसलिए मैंने कहा है कि पूरे वीक में हम जो पढ़ेंगे उसे 1 वीक आपको रिवीजन के लिए देना है मुझे। 1 वीक आप बस 5-5, 7-7 मिनट मांगिए आपसे, उतना रिवीजन करना है बस 5-5 मिनट, और फिर 1 वीक बाद उसे करेंगे। थोड़ा सा जब धूल सी जमने लगेगी इस पढ़ाई पे तब करेंगे बेटा। मैथ की प्रैक्टिस साथ में बहुत अच्छी है, रीजनिंग की बहुत अच्छी है ना, इसको भी उससे पढ़ो, पर क्वेश्चन क्विज एक उस दिन फायदा नहीं करेगा बेटा। पेपर जब आप जाओगे तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आप 20 दिन से हाथ ही नहीं लगाया है, तो कैसे याद होगा आपको। आपके लिए जो बेस्ट तरीका है वही करवा रहे हैं, अगर ये आपके लिए बेस्ट नहीं होता तो, वरना तो ये क्विज विज देना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, 5 मिनट में दे देंगे इसको, 5 ही मिनट लगेंगे मुश्किल से, है ना। चलिए, तो क्लियर है, चलिए देख लेते हैं आगे। तो भाई एक है पंजाब में बर्तन बनाने की पारंपरिक कला है, बर्तन बनाते हैं ना पीतल से, तांबे से, इस तरह से, और इसे बोला जाता है जंडियाला गुरु के ठटेरे। कहां की है, पंजाब की, और ये 2014 में शामिल किया गया इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। यानी ये जो जंडियाला गुरु के ठटेरे जो पंजाब में बर्तन बनाने की एक पारंपरिक कला है मेरे भाई, एक ट्रेडिशनल जो ब्रास और कॉपर के जो बर्तन बनाते हैं, पॉटरी बनाते हैं, उसको भी शामिल किया गया है 2014 में। बहुत महत्वपूर्ण है 2016 में योग और नवरोज। भाई योग करोगे तो नवरोज, रोज नया नया सा लगेगा, योग करोगे तो रोज नया नया सा लगेगा दिन, योग करोगे तो नवरोज, रोज नया नया सा लगेगा दिन मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, रोज नया नया सा लगेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्लियर है। अच्छा, तो यहां पे देख लीजिए अभी तक हमने क्या देखा था, एक बार यहां तक का रिवीजन करवा दूं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर करवा देता हूं मेरे भाई। तो ध्यान रखना है, वैदिक जप की परंपरा 2008, रामलीला 2008, कुटियाट्टम 2008, कुटियाट्टम 2008, रम्माण जो है 2009, मुदियेट्टू 2010, मुदियेट्टू 2010, रम्माण 2009। ठीक है, कालबेलिया 2010, छऊ 2010, लद्दाख का बौद्ध जप 2012, संकीर्तन 2013, संकीर्तन 2013 मेरे भाई। छऊ के बारे में हमने पढ़ाई दिया है, ठीक है, छऊ पढ़ा दिया। जंडियाला गुरु के ठटेरे 2014 में, योग 2016 में, और नवरोज भी 2016 में, नवरोज भी 2016 में। नवरोज का सवाल एक और बनता है कि पारसियों का नववर्ष है, किनका, ये पारसियों का नववर्ष है मेरे भाई। ठीक है, पारसियों का नववर्ष है। ठीक है बेटा, चलिए बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि भाई ये जो है ना नंदा देवी फूलों की घाटी एक साथ कर दिया, पर पूछा वही जाता है आपसे 1988, है ना, 1988 ही पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखना है आपको।
चलिए, पर्यावरण के प्रति पारसी लोगों के सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा त्योहार, सीधे सीधे पूछा जाएगा तो नवरोज। कि पारसियों का नववर्ष नवरोज और पर्यावरण के प्रति पारसी लोगों के सम्मान को प्रदर्शित करता है, तो मेरे भाई वो भी नवरोज है। क्या है? नवरोज। ठीक है, चलिए सीधे सवाल ये भी आता है कि कौन से उत्सव के दौरान पानी के कटोरे में गोल्ड फिश रखने की परंपरा है? वो कौन सा उत्सव है? तो मेरे भाई वो उत्सव भी हो जाएगा नवरोज। पानी के कटोरे में गोल्ड फिश रखने की परंपरा, पारसियों का नववर्ष, और ध्यान रखना है नवरोज इसका नाम है। क्या नाम है? नवरोज इसका नाम है मेरे भाई। ठीक है, हाँ बेटा 58 है, अब टाइगर रिजर्व 58 है। अगर आप पहली क्लास पढ़ोगे तो देख लेना। 59 भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, अभी वो फाइनल नहीं हुआ, मैंने चेक कर लिया, पर वो जल्दी ही लिस्ट में आ जाएगा, और जब आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे, जरूर जरूर अपडेट करेंगे। ठीक है, आगे आइए। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। 2016 के भी जो बचे हुए हैं वो दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वालों से बहुत पूछा जाता है। तो नवरोज और योग मेरे भाई 2016 के। ठीक है, और कुंभ मेला 17, कलकत्ता में दुर्गा पूजा 21, और लेटेस्ट मेरे भाई गुजरात का गरबा डांस। कलकत्ता में दुर्गा पूजा, भाई दुर्गा पूजा में भूल मत जाना कभी 23 और 21 में। तो भैया दुर्गा मैया की पूजा है तो 21 रुपए चढ़ा के आओगे या 23? अगर दुर्गा मैया की पूजा है तो 21 रुपए चढ़ा के आओगे या 23? देखो ट्रिक बहुत मुश्किल होती है याद करनी, पर कॉमन सेंस कहीं कहीं अप्लाई हो जाता है। जैसे दुर्गा पूजा है 2021 है, तो हम पेपर में जाके ना, यहां तो लगता है क्या जी याद तो है, क्योंकि यहां तो देख के पढ़ रहे हैं। पेपर में जाके कंफ्यूजन होगा 21 था 23 था। तो सिंपल है भैया, दुर्गा मैया की पूजा है, 21 रुपए रखेंगे थाली में, चाहे 11 रखते चाहे 21 रखते, 23 थोड़ी रख दोगे। तो सीधे सीधे यहां पे 21 और 23 में मेरे भाई गरबा। गरबा याद रखना है, 23 में गरबा, ध्यान रखना है 23 में गरबा। कुंभ मेले के बारे में 3-4 चीजें याद रखो। 4 स्थानों पे होता है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। 4 जगह है मेरे भाई जहां पर यह आयोजित होता है। कहां पर इन्हें सिंहस्थ कहा जाता है? तो देखो ये दो जो जगह है, नासिक और उज्जैन, यहां इन पर एक अलग नाम दे दिया गया इनको, सिंहस्थ। सिंहस्थ कहां पे बोलते हैं इनको मेरे भाई? सिंहस्थ यहां पे बोलते हैं। ठीक है, सिंहस्थ बोलते हैं नासिक और उज्जैन में मेरे भाई। ठीक है, और कहां पर? प्रयागराज और हरिद्वार में 6 साल में भी होता है, जिसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध कुंभ कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले आज का सवाल, फिर आपके सवाल लूंगा मैं। पहले आज का सवाल। ठीक है, चलिए तो देखो, कालबेलिया। कालबेलिया अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में कब शामिल किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में कब शामिल किया गया? विरासतों में कब शामिल? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये सीधे सीधे कई पेपर में आ चुका है। अब मैं आपसे आपके सवाल ले लेता हूं मेरे भाई। ठीक है, फूलों की घाटी नंदा देवी बेटा, हाँ सही है। 2000 जो फूलों की घाटी नंदा देवी, तो नंदा देवी ठीक है, हमने 1988 याद रखा है। फूलों की घाटी 5 याद कर लेना अलग से, वैसे आता वही है, इसलिए मैंने अलग से बताया भी नहीं था, वो 80 आता है। ठीक है, चलो, पर अभी एक बच्चा कह रहा है तो रख लो इसे। जवाब इनके, चलिए भाई अभी तो आप उसी का जवाब दे रहे हैं बस। ठीक है, स्क्रीन बेटा यही रहेगी, इससे मुझे आपसे भी ज्यादा दिक्कत है। देखो चश्मे भी लगे हुए हैं, पर ये वाली स्क्रीन किसी को दिक्कत नहीं करती, ये नहीं करती, वरना हम इसे नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। इसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होता है चीजों को बेहतर ढंग से समझाने का, इसीलिए व्हाइट रखा हुआ है, वरना ब्लैक में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी ना, अब अगर कोई इश्यू है किसी का, बहुत तेज कमेंट चल रहे हैं,
तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। आप अगर किसी का कोई इश्यू है तो ऑफलाइन भी डाल देना, और शाम को जो बच्चे टेलीग्राम में एक दो को डाउट है कि जी कब होता है टेलीग्राम का रिप्लाई, ठीक है, तो टेलीग्राम का रिप्लाई बेटा 8 से 10 ही आपको डालना है उसमें शाम को। उसके अलावा तो आपको मतलब परमिशन ही नहीं है, पूरे दिन नहीं डाल सकते आप, फिर तो आप टेलीग्राम में लगे रहोगे, पढ़ोगे कब? तो 8 से 10। और मैं बीच में एक, अगर आपके किसी के डाउट मेरे से रह भी जा रहे हैं ना, तो बीच में मैं आपके लिए कोई ना कोई वो लेके आऊंगा, एक छोटी वीडियो 2-4 दिन में ही, तो वो यूट्यूब पे ले आऊंगा या यहाँ पे, आप उसमें अपने सारे डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है? चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।